हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग वंडरफुल। इस वीडियो में हम बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे। थोड़ी सी लंबी वीडियो होगी, मेरे ख्याल से 20 मिनट के आसपास, लेकिन एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में आता ही है। दैट इज़ हाउ डज़ द कमर्शियल बैंक क्रिएट क्रेडिट। मतलब हम क्रेडिट क्रिएशन का प्रोसेस समझने वाले हैं। इसको मनी मल्टीप्लायर भी बोलते हैं। मतलब इस वीडियो में हम समझेंगे कि जो कमर्शियल बैंक लोन्स देते हैं जनरल पब्लिक को, वो लोन देने का प्रोसेस क्या होता है। तो इसको समझने के लिए दो तीन चीज़ें समझना। सबसे पहला कि बैंक बिजनेस कैसा करता है। देखो, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि बैंक जो है वो बिज़नेस करने के लिए वो क्या करते हैं कि जो भी पैसा उनके पास आता है डिपॉजिट के फॉर्म में, वो उसी पैसे को आगे लोन दे देते हैं। ठीक है, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम है। सपोज ए ने डिपॉजिट किए, लेट्स से बैंक ऑफ इंडिया में डिपॉजिट किए 1000 रुपये। ठीक है, और बैंक ऑफ इंडिया ने अगर इसी 1000 रुपये को निकाल करके बी को लोन दे दिया 1000 रुपये का, तो इसमें एक प्रॉब्लम कहाँ आ सकती है? प्रॉब्लम यहाँ आ सकती है कि कभी अगर बी ए अपने डिपॉजिट किए हुए पैसे में से बैंक के पास जाके बोले कि मुझे 1000 में से 250 रुपये चाहिए, तो बैंक फंस जाएगा। क्यों फंस जाएगा? क्योंकि बैंक ने सारा का सारा पैसा निकाल कर लोन दे दिया है। तो बैंक अब थोड़ी बोलेगा ए को कि भैया जब वो लोन दिया हुआ पैसा मुझे वापस मिलेगा तब मैं आपको पैसा वापस करूंगा। ऐसे तो बवाल मच जाएगा बैंक में, राइट? तो सवाल ये उठता है कि बैंक किस तरीके से ये भी चीज़ मैनेज कर सके कि जो विड्रॉ करने लोग पैसा आए अपना सेविंग्स अकाउंट में से या करेंट अकाउंट में से, तो बैंक उनको भी दे सके। तो बैंक ने एक रूल बनाया, आरबीआई ने कमर्शियल बैंक के लिए एक रूल बनाया कि बैंक के पास जितना भी डिपॉजिट होगा उस डिपॉजिट का सर्टेन परसेंट बैंक को अपने पास रिजर्व रखना होगा, जिसको कहते हैं लीगल रिजर्व रेशियो, LRR। तो सपोज करो कि बैंक में, अगर किसी बैंक में 1000 रुपये डिपॉजिट है, ठीक है, और 20% आरबीआई ने कंपलसरी कर दिया कि लीगल रिजर्व रेशियो है, LRR। ठीक है, लीगल रिजर्व रेशियो कैश रिजर्व रेशियो एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो से बनता है। ये जब हम सेंट्रल बैंक का करेंगे तब हम आपको समझाएंगे, बट फिलहाल इतना समझो कि ये लीगली बैंक के लिए कंपलसरी होता है कि डिपॉजिट का उतना परसेंट जो भी आरबीआई ने फिक्स किया है वो अपने पास आपको बैंक को रिजर्व रखना होगा। तो मतलब 1000 रुपये का 20% हो गया 200 रुपये, ये रिजर्व रख के बाकी का बैंक 800 रुपये लोन दे सकती है। अब सवाल ये है कि ये क्यों रखेगा बैंक अपने पास? ये बैंक अपने पास इसीलिए रखेगा कि जब भी ऐसी कोई विड्रॉल नीड आए तो बैंक इसमें से पैसा निकाल करके दे दे। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। सो लीगल रिजर्व रेशियो हैज़ टू बी मेंटेन्ड बाय एवरी बैंक। इसीलिए बैंक के बिजनेस के स्ट्रक्चर को, जो बैंक जो अपना ये बिजनेस फॉलो करती है, इसको हम कहते हैं फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग। क्या कहते हैं हम इसको? फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग, जिसका मतलब ये है कि बैंक डिपॉजिट का सर्टेन फ्रैक्शन अपने पास रिजर्व रखती है और बाकी का पैसा लोन देती है। तो पहला चीज़, जो फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग वी हैव अंडरस्टूड कि बैंक सारा का सारा डिपॉजिट को लोन नहीं दे सकती है। डिपॉजिट का सर्टेन परसेंट बैंक को अपने पास रिजर्व रखना होता है, जिसको हम लीगल रिजर्व रेशियो कहते हैं। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ सो दैट यू नो कि दिस इज इंपॉर्टेंट, लीगल रिजर्व रेशियो। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। चलिए अब हम दूसरे हिस्से पे आते हैं, दूसरे पार्ट पे आते हैं कि बैंक के लिए एसेट्स क्या है और बैंक के लिए लायबिलिटी क्या है। ठीक है, बैंक के लिए एसेट क्या है और बैंक के लिए लायबिलिटी क्या है। बैंक का एसेट बैंक जो देखो एसेट क्या होता है बिजनेस के लिए, जिस भी चीज से हम पैसा कमाते हैं बिजनेस में, जिस भी चीज को यूज करके हम पैसा कमाते हैं उसको हम अपना एसेट कहते हैं। ठीक है, तो बैंक किस चीज से पैसा कमाता है? लोन से। तो बैंक जो पब्लिक को लोन देती है वो बैंक का एसेट है। बैंक का पैसा जो कमाने का जो जरिया है वो तो मेजरली इंटरेस्ट है, राइट? जो बैंक पब्लिक को लोन देती है और उस लोन पे जो इंटरेस्ट मिलता है वो बैंक का इनकम है। तो बैंक के लिए जो लोन हो गया वो बैंक का क्या हो गया? एसेट हो गया। तो देखो इसीलिए बैंकिंग टर्म्स में हम कहते हैं परफॉर्मिंग एसेट एंड नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो जब दिए हुए लोन पे बैंक को इंटरेस्ट मिलता है टाइमली,
तो उसको परफॉर्मिंग एसेट कहा जाता है, क्योंकि लोन परफॉर्म कर रहा है, लोन मतलब एसेट, एसेट परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि परफॉर्म कैसे कर रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है उस पर, तो उसको हम कहेंगे परफॉर्मिंग एसेट। लेकिन जिस भी लोन, दिए हुए लोन पे बैंक को 3 महीने तक इंटरेस्ट नहीं मिलता है, उसको हम नॉन परफॉर्मिंग एसेट कह देते हैं। बैंक उसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट डिक्लेयर कर देता है, मतलब लोन यानी कि एसेट अब मुझे इंटरेस्ट नहीं दे रहा है, परफॉर्म नहीं कर रहा है, इसलिए हम उसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहते हैं। तो एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट, लोन वो वाला लोन जिस पे 3 महीने के लिए, मतलब पिछले 3 महीने से बैंक को इंटरेस्ट ना मिला हो, उसको हम एनपीए कहते हैं। तो चलिए ये भी क्लियर हो गया कि बैंक के लिए एसेट जो है वो बैंक का लोन है, और बैंक के लिए लायबिलिटी क्या होगा। लायबिलिटी मीन्स जो चीज़ आपके पास है लेकिन आपकी अपनी नहीं है। मतलब आप किसी से अगर लोन लेते हो तो वो लोन का अमाउंट जो आपके पास है वो आपका लायबिलिटी, बिकॉज यू आर लायबल टू पे बैक दैट मनी टू दी पर्सन जिससे आपने लोन लिया है। तो लोन एक उधार समझ लो आप, है ना, इंटरेस्ट जो लायबिलिटी है वो उधार है। तो लोन जो है लायबिलिटी, जो बैंक में पब्लिक का पैसा जमा होता है, जो हम आप या कोई भी जब अपने बैंक में जा करके हम पैसा जमा करते हैं अपने अकाउंट में, वो बैंक के लिए लायबिलिटी बन जाता है, बिकॉज वो बैंक का पैसा तो है नहीं। तो जब भी हम चाहें बैंक से वो पैसा ले सकते हैं। तो बैंक इज लायबल टू रिटर्न दैट डिपॉजिट टू द पर्सन हु हैज डिपॉजिटेड दैट मनी इन द अकाउंट। समझ में आया। तो क्योंकि बहुत लोग को लगता है कि डिपॉजिट एसेट है और लायबिलिटी लोन है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये चीज़ आप ध्यान दें। चलिए 2 चीज़ हमने अभी समझा कि बैंक एक लीगल रिजर्व रेशियो अपने पास रखता है, दूसरा हमने समझा कि बैंक जो है उसका एसेट क्या है, उसका लायबिलिटी क्या है। क्योंकि इस प्रोसेस को समझने के लिए पहले बेसिक चीज़ों को क्लियर करना होगा, जो मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं। नेक्स्ट पेज पे आते हैं, मतलब नेक्स्ट फंडे पे आते हैं कि इस चीज़ को समझने के पहले हमें 2 अजम्पशंस समझने होंगे। तो अभी मोरलेस जो चीज़ें बेसिक समझनी थी वो हम समझ चुके हैं, लेकिन 2 अजम्पशन। पहला कि इकोनॉमी में जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं वो बैंक के थ्रू होते हैं। ऑल द ट्रांजैक्शंस आर रूटेड थ्रू बैंक। मतलब जो भी पैसा जमा कर रहे हो या जो भी पैसा विड्रॉ कर रहे हो बैंक के थ्रू ही हो रहा है। किसी को पेमेंट कर रहे हो बैंक के थ्रू कर रहे हो, किसी से पेमेंट ले रहे हो तो बैंक के थ्रू कर रहे हो, कि ऑल द पेमेंट्स आर रूटेड थ्रू बैंक्स। ठीक है। दूसरा कि सारे बैंक, हम देखो हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, तो मैक्रो में वी डोंट स्टडी इंडिविजुअल यूनिट, है ना। तो हम एक किसी इंडिविजुअल बैंक की बात नहीं करेंगे, हम ये अजम्पशन करेंगे कि सारे बैंक्स है वो एक कम्स अंडर वन रूफ, दैट इज द इंडियन बैंकिंग सिस्टम। तो ऑल द बैंक्स कम अंडर द हेड ऑफ बैंकिंग सिस्टम। तो हम किसी एक बैंक को फोकस नहीं करेंगे, हम बैंकिंग सिस्टम में फोकस करेंगे। कहने का मतलब अगर किसी भी बैंक में पैसा आता है तो हम ये अज्यूम करेंगे कि बैंकिंग सिस्टम में वो पैसा आया। किसी भी बैंक से पैसा निकलता है तो हम ये बोलेंगे कि बैंकिंग सिस्टम से पैसा बाहर निकला है। तो वी विल अज्यूम दैट ऑल द बैंक्स, इंडिविजुअल बैंक्स कम्स अंडर वन हेड, दैट इज द बैंकिंग सिस्टम। तो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल एंड दिस इज क्लियर टू ऑल। तो 3 चीजें हमें यहाँ आगे बढ़ने से पहले समझनी थी कि फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग क्या होता है, दूसरा बैंक्स के लिए एसेट्स क्या है और लायबिलिटीज क्या है, और तीसरा ये अजम्पशंस क्या है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं प्रोसेस को समझने के लिए। प्रोसेस, अब देखिए हम अज्यूम कर रहे हैं कि बैंक में इनिशियल डिपॉजिट जो हुआ, किसी ने जा करके इनिशियल डिपॉजिट जो किया वो लेट्स से 1000 रुपये किया। ठीक है, और लीगल रिजर्व रेशियो जो है वो 20%। देखिए रिजर्व रेशियो जो है वो जनरली 20, 22, 25, 18 ऐसा रहता है। तो लीगल रिजर्व रेशियो क्या है कि 20 के आसपास ही रहता है, 20 से ±3-4%, क्योंकि बैंकर्स के एक्सपीरियंस के हिसाब से जो लीगल रिजर्व रेशियो है वो 20 के आसपास ही रहता है। कि अगर 20% पैसा बैंक्स अपने पास रिजर्व रख लें तो दैट इज इनफ टू मीट दी विड्रॉल नीड्स ऑफ द बैंक। देखिए आपके दिमाग में आ रहा होगा सर किसी ने अगर पैसा जमा किया और सारा विड्रॉ करना चाहे तो, ऐसा नहीं है। ये एवरेज मेंटेन करता है बैंक अपने पास। क्या करता है? एवरेज मेंटेन करता है। देखो कोई पैसा जमा करता है सेविंग्स अकाउंट में तो निकालता ही नहीं है, कोई पैसा जमा करता है तो उसका 10% ही निकालता है, कोई पैसा जमा करता है तो 50% निकाल ले, कोई जमा करता है तो पूरा निकाल ले, कोई जमा करता है तो 2-3% ही निकाले। तो हर एक आदमी पूरा पैसा नहीं निकालता है और हर एक आदमी सारा पैसा जमा भी नहीं रहने देता है। तो बैंक्स ने देखा कि अगर 20% के आसपास लीगल रिजर्व रेशियो रहेगा तो दैट विल सॉल्व द पर्पस कि जो भी पैसा विड्रॉ करने आएगा वो 20% विल बी इनफ। गॉट इट, है ना।
चलिए अब हम लोग इसको समझते हैं एक एक बैलेंस शीट के हिसाब से। सपोज अब लेट्स से बैंक में इनिशियल डिपॉजिट इज 1000 एंड लीगल रिजर्व रेशियो इज 20%, ठीक है। तो हम एक बार पहला बैलेंस शीट बनाते हैं, लायबिलिटी अमाउंट एसेट्स। जो कॉमर्स के बच्चे नहीं हैं, मैं उनको बता दूं कि बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। हम एसेट्स और लायबिलिटी को यहाँ प्रेजेंट करते हैं, दैट्स इट। क्योंकि अगर आपको एसेट लायबिलिटी नहीं पता तो अब तक पता चल ही गया होगा, मैंने बता दिया आपको, है ना। तो बैलेंस शीट में एसेट और लायबिलिटी का स्टेटमेंट है ये। तो सपोज करो पहला बैलेंस शीट 1 बैंक ऑफ इंडिया। हालांकि मैंने बोला कि सारे बैंक कम्स अंडर वन सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम, तो इसका कोई रेफरेंस नहीं है, बट जस्ट टू अंडरस्टैंड, सपोज पहला पैसा जमा हुआ है 1000 रुपये बैंक ऑफ इंडिया में। इसका मतलब बैंकिंग सिस्टम में 1000 रुपये आया है, लेकिन कौन से बैंक में जमा हुआ? बैंक ऑफ इंडिया में। तो डिपॉजिट क्या हुआ? लायबिलिटी। तो डिपॉजिट लायबिलिटी में जाएगा 1000 रुपये, ठीक है। इसका हम रिजर्व रखेंगे 20%, बैंक रिजर्व रखेगा एज पर द रूल लीगल रिजर्व रेशियो। जो भी डिपॉजिट है उसका रिजर्व रखना पड़ेगा आपको 20%, मतलब कितना हो गया? 200 रुपये। रिजर्व एसेट इसीलिए है बिकॉज रिजर्व से बैंक बिजनेस करता है। अगर ये रिजर्व ना रखे तो कोई पैसा जिनका जमा है वो लेने आएंगे, तो बैंक पैसा देगा कहाँ से उनको? रिजर्व से देगा। और पैसा अगर नहीं देगा तो बैंक तो बंद हो जाएगा, बैंक का बिजनेस ही बंद हो जाएगा। इसीलिए रिजर्व से बैंक अपना बिजनेस करता है, इसलिए रिजर्व इज एन एसेट। तो रिजर्व 200, बाकी का पैसा बैंक क्या करेगी? लोन दे देगी। देखो लोन तो देना ही है, बैंक अपने पास पैसा रखे नहीं रहने दे सकती है, क्योंकि अगर किसी का डिपॉजिट बैंक के पास आया है, बैंक को उसको इंटरेस्ट देना है। उसको इंटरेस्ट तभी दे पाएगी जब उस पैसे से बैंक कमाएगी कैसे? आगे लोन दे करके। तो लोन तो बैंक को देना ही पड़ेगा। तो ये कितना लोन दिया भाई? 800 रुपये, ठीक है। तो हमारा पहला बैलेंस शीट टैली हो गया, है ना। पहला सबसे छोटा बैलेंस शीट टैली जनरली एग्जाम में नहीं होता, देखो, लेकिन यहाँ पे टैली हो गया आपका, ठीक है। अब हम आते हैं सेकंड बैलेंस शीट पे। सेकंड बैलेंस शीट में आने से पहले हम समझते हैं ये जो लोन दिया गया है, ये लोन हम जब लोन देते हैं किस तरीके से देते हैं? लोन बैंक हमेशा जो भी लोन लेता है उसके अकाउंट में सीधा पैसा डिपॉजिट कर देती है, क्रेडिट कर देती है। तो अगर मैं किसी बैंक से लोन लूँगा और मुझे अगर लोन की रिक्वायरमेंट है, मेरा लोन अगर पास हो गया, तो बैंक मुझे कैश नहीं देगा, बैंक वो पैसा मेरे अकाउंट में क्रेडिट कर देगा, मतलब मेरे अकाउंट में जमा कर देगा, राइट। इसका मतलब यह है कि जो भी लोन अमाउंट पास होता है उतना पैसा आपके अकाउंट में जमा हो जाता है। मतलब ये कि एवरी लोन इज क्रिएटिंग अ न्यू डिपॉजिट, मतलब ये कि एवरी लोन इज क्रिएटिंग अ न्यू डिपॉजिट, ठीक है। तो अब हम अगर समझे तो अगर जिसको 800 का लोन मिला है, लेट अस अज्यूम कि बैलेंस शीट 2, और ये जिसको लोन मिला उसका अकाउंट HDFC बैंक में था। अगेन नो बस मेकिंग इट क्लियर कि इसका कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि मैंने आपको बोल दिया है कि वी अज्यूम दैट ऑल बैंक्स कम अंडर वन बैंकिंग सिस्टम, बट जस्ट फॉर रेफरेंस कि मान लो कि उसका अकाउंट HDFC बैंक में था, तो कैसे आया? अगेन तो अगर हम फिर से बैलेंस शीट बनाएंगे, लायबिलिटी अमाउंट एसेट अमाउंट, ठीक है। तो ये लोन जो है, जिसको लोन मिला उसका बैंक अकाउंट HDFC में था, तो उसके अकाउंट में पैसा जमा हो जाएगा। डिपॉजिट कितना हुआ? 800 रुपये, ठीक है। तो मतलब एवरी लोन इज क्रिएटिंग अ न्यू डिपॉजिट। अब HDFC के लिए तो ये डिपॉजिट है, HDFC के लिए ये डिपॉजिट है। HDFC को मतलब नहीं है कि ये पैसा लोन से आया है, कैसे आया है, वो तो इसको डिपॉजिट ट्रीट करेगा। तो HDFC वापस अपना प्रोसेस चालू करेगा, इस 800 रुपये से रिजर्व रखेगा 20%, है ना, क्योंकि लीगल रिजर्व रेशियो हमारा 20%, तो एवरी डिपॉजिट का 20% हम रिजर्व रखेंगे, तो दिस बिकम्स 160, और बाकी जो है 640 लोन में चला जाएगा। सो अगेन दिस बिकम्स 800 एंड दिस बिकम्स 800, ये भी टैली हो गया, है ना। अब यहाँ 2-3 सवाल ये है कि सर ये लोन डिपॉजिट कैसे बन गया? मैंने आपको बताया कि लोन का पैसा बैंक आपके अकाउंट में क्रेडिट करती है, ना कि आपको कैश देती है, पहला। दूसरा, सर जिसने भी पैसा डिपॉजिट जिसने भी लोन लिया होगा, ऑब्वियसली उसको पैसे की ज़रूरत होगी, किसी से उसने उधार लिया, उसको पेमेंट करनी है, तभी उसने लोन लिया, ना कि उसने लोन इसलिए लिया है कि उसको अपने अकाउंट में बड़ा बैलेंस दिखना अच्छा लगता है, राइट। तो भाई उसने लोन इसलिए लिया होगा किसी को पेमेंट करना है,
ठीक है। मान लो ये 800 रुपये है, ठीक है, एक एग्जांपल देता हूँ। ये 800 रुपये 4 लोगों में उसको देने थे, उसको 200 रुपये इसको देने थे, 200 रुपये इसको देने थे, 200 रुपये इसको देने थे और 200 रुपये इसको देने थे। तो अल्टीमेटली याद रखना अजम्पशन क्या है कि वो जो भी पेमेंट करेगा बैंकिंग के थ्रू, बैंक्स के थ्रू ही ट्रांजैक्ट होंगे, है ना, रूटेड होंगे। तो हर एक पेमेंट वो बैंक्स के थ्रू करेगा या यूपीआई करेगा या चेक देगा, है ना। तो अल्टीमेटली ए ने अपने बैंक में जमा किए, बी ने अपने बैंक में जमा किए, सी ने अपने बैंक में जमा किए, डी ने अपने बैंक में जमा किए। टोटल बैंकिंग सिस्टम में पैसा कितना आया? 800 रुपये आया ना। तो डिपॉजिट तो 800 ही होना है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ बैंकिंग सिस्टम की बात करते हैं। या मैं 4 अलग अलग बैंक में 200 जमा दिखाऊं या किसी एक ही बैंक में 800 अलग से दिखा दूं एक साथ, मतलब ये है कि बैंकिंग सिस्टम में 800 रुपये आए। गॉट इट? आई होप दिस इज क्लियर। अब आते हैं तीसरे बैलेंस शीट में। अगेन अगर हम बात करें तो ये लोन फिर से एक नया डिपॉजिट क्रिएट कर देगा, ठीक है, ये लोन फिर से एक नया डिपॉजिट क्रिएट करेगा। तो ये मेरा बन गया बैलेंस शीट 3। लेट्स से तीसरा जिसको लोन मिला ये वाला, उसका अकाउंट आईसीआईसीआई में था तो मैंने आईसीआईसीआई लिख दिया। लायबिलिटी अमाउंट, एसेट अमाउंट। तो ये वापस से एक डिपॉजिट क्रिएट करेगा, डिपॉजिट 640। अगेन ये बैंक इसको डिपॉजिट ट्रीट कर रहा है तो इसमें रिजर्व रखेगा 20% का। तो 20% का रिजर्व मतलब 128 और बाकी का पैसा लोन दे देगा। लोन कितना हो गया? 512। तो दिस अगेन बिकम्स 640 and 640. So this process will continue again. This will create a new deposit and so on and so forth. अब समझने की बात यह है कि एक सेकेंड, जस्ट अ मोमेंट, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। मैं इसको मिटा के वो कर दूं। ठीक है, तो ये हमारा बैलेंस शीट हो गया। अब समझने की बात यह है कि प्रोसेस कब तक कंटिन्यू होगा भाई? ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक ये 512 का 20% रिजर्व रख के फिर बाकी 80% का लोन देंगे, और ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक इनिशियल डिपॉजिट ऑफ 1000 इज नॉट एग्जॉस्टेड एंड बिकम्स 0। सो हाउ मच क्रेडिट इज क्रिएटेड? सो क्रेडिट क्रिएशन, या इसको हम लोग मनी मल्टीप्लायर भी बोलते हैं, और मनी मल्टीप्लायर कितना होगा? इसको मनी मल्टीप्लायर भी कहते हो कि मनी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो पहला डिपॉजिट कितना हुआ? 1000 का। तो टोटल लोन कितना बनेगा? टोटल क्रेडिट कितना क्रिएट होगा? तो हम डिपॉजिट काउंट करते हैं। पहला डिपॉजिट 1000 का हुआ, दूसरा डिपॉजिट 800 का हुआ, तीसरा डिपॉजिट 640 का हुआ, फिर नेक्स्ट डिपॉजिट होगा 512। तो ये बेसिकली ये कंटिन्यू चलता रहेगा। एवरी टाइम हर एक डिपॉजिट का 20% रिजर्व रख के 80% हम लोन दे रहे हैं। तो 800 इसका 80% था, 640 800 का 80% है, क्योंकि हम हर बार 20% रखते जा रहे हैं। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा टिल द टाइम ये 0 ना हो जाए। लेकिन सवाल ये है ये प्लस करते करते इसकी वैल्यू कितनी होगी? तो ऐसे तो हम काउंट नहीं करेंगे। तो मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला है, तो क्रेडिट क्रिएशन का 1 लीगल रिजर्व रेशियो इनटू चेंज इन डिपॉजिट। ठीक है, कितना ये प्लस करते करते इसकी वैल्यू क्या होगी उसका ये फॉर्मूला है ना। तो 1000 रुपये का डिपॉजिट कितना टाइम मल्टीप्लाई होके कितने लोन दे सकता है और कितने का लोन बन सकता है ये। तो वी ऑल नो दैट लीगल रिजर्व रेशियो इज 20%। तो हम लिख सकते हैं 1/20% को हम 0.2 लिख सकते हैं। 20% कैसे लिखते हैं? 20/100। तो 20/100 बिकम्स 0.2 इंटू कितना है डिपॉजिट? 1000। चेंज इन डिपॉजिट 1000 आ गया। क्यों चेंज इन डिपॉजिट? कि भाई जो भी बैंक में जमा हुआ है पहले इसके पास पैसा तो होगा, कंगाल बैंक तो नहीं होगा ये कि इसके पास कुछ भी नहीं है। तो जब 1000 रुपये एक्स्ट्रा जमा हुआ तो डिपॉजिट कितने से चेंज हुआ? 1000 से चेंज हुआ, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? चेंज इन डिपॉजिट कहते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 1/0.2 इंटू 1000 इज 5000। मतलब इसको हम प्लस करते जाएंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 5000 आएगी। हम कैसे निकाला हमने? इस फॉर्मूला से, 1 लीगल रिजर्व रेशियो इंटू चेंज इन डिपॉजिट। याद रहे ये फॉर्मूला डिराइव किया हुआ है, इसमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का भी यूज़ होता है, लेकिन डेरिवेशन मैं नहीं बता रहा हूँ, आपको सीधा फॉर्मूला बता रहा हूँ। 1 लीगल रिजर्व रेशियो इंटू दी चेंज इन डिपॉजिट या इनिशियल डिपॉजिट। ठीक है, तो ये फॉर्मूला से समझ में आया कि कितना क्रेडिट क्रिएट होगा। मतलब 1000 रुपये जो जमा हुए हैं बैंक के पास, उससे वो 5000 रुपये तक का लोन दे सकता है। ठीक है, अगर हम समझें अब लीगल रिजर्व रेशियो जो है थोड़ा मैं ऊपर कर देता हूँ उसको। ठीक है, अब लीगल रिजर्व रेशियो बढ़ने और घटने से क्या फ़र्क पड़ेगा? ठीक,
कलर चेंज कर रहा हूँ सो दैट यू कैन डिफ्रेंशिएट। तो सपोज करो कि लीगल रिजर्व रेशियो बढ़ जाए, ठीक है, लीगल रिजर्व रेशियो 20% से बढ़ के 25% हो जाए, 25% को हम 0.25 लिख सकते हैं। लीगल रिजर्व रेशियो 20% से बढ़ के 25% हो जाए। और ये अगर आपको ये PDF चाहिए जो मैंने बोर्ड पे लिखा है, यू कैन कॉल मी, नॉट कॉल बट यू कैन मैसेज मी ऑन 9801345670, इस पे मैसेज करना, आई विल गिव यू द PDF, ठीक है। अगर लीगल रिजर्व रेशियो 20% से बढ़ के 25% हो जाए तो अब क्रेडिट क्रिएशन बढ़ेगा या घटेगा? देखो, लीगल रिजर्व रेशियो बढ़ने का मतलब क्या है? आई हैव टू कीप मोर मनी विथ माई सेल्फ एज रिजर्व, मुझे अपने पास ज़्यादा पैसा रखना है रिजर्व। अगर हम ज़्यादा पैसा रखेंगे, अगर बैंक ज़्यादा पैसा रखेगा, पहले बैंक को 20% रखना था, बैंक को 25% रिजर्व रखना है, ज़्यादा रिजर्व रखेगा तो कम लोन दे पाएगा, ऑब्वियसली जो क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी है बैंक का वो घटेगा। तो हम कैसे लिखेंगे? लीगल रिजर्व रेशियो अगेन क्रेडिट क्रिएशन इज 1 बाय लीगल रिजर्व रेशियो इंटू 100 इंटू इनिशियल डिपॉजिट। तो 1 बाय लीगल रिजर्व रेशियो कितना हो गया? 0.25, पहले 0.2 था, 0.25 हो गया, इंटू 1000, तो ये कितना हो जाएगा? 4000। वी कैन क्लियरली सी जब लीगल रिजर्व रेशियो बढ़ गया तो क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी 5000 से घट के 4000 हो गया। और अगर यही लीगल रिजर्व रेशियो 20% से घट के 10% हो जाता, 10% मतलब 0.1, तो ये क्या होता? 1 बाय लीगल रिजर्व रेशियो इंटू चेंज इन डिपॉजिट, तो 1 बाय 0.1 इंटू 1000, तो दिस बिकम्स 10,000। लीगल रिजर्व रेशियो घटने से बैंक का क्रेडिट क्रिएशन कैपेबिलिटीज़ बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, ये भी आपको लिखना है आंसर में, ठीक है। तो आई होप दिस इज़ क्लियर कि बैंक कैसे क्रेडिट क्रिएट कर रहा है, ठीक। लेकिन इसमें 2 चीज़ और आपको बहुत ही दिमाग से एकदम याद रखनी है, लिखना कि ये डिपॉजिट में, सॉरी, इस डिपॉजिट में, अरे ये क्या हो रहा है, इस डिपॉजिट में और इस डिपॉजिट में क्या फ़र्क है? देखिए, ये जो डिपॉजिट है ये जो डिपॉजिट है इसको हम प्राइमरी डिपॉजिट बोलते हैं। प्राइमरी डिपॉजिट का मतलब होता है कि भाई मेरे पास पैसे थे, है ना, तो मैंने क्या किया, अपने घर से निकला, घर में कुछ पैसे थे, घर से निकला, जाके बैंक में जमा कर दिया। जब ऐसा होता है इसको हम कहते हैं प्राइमरी डिपॉजिट। और जो ये डिपॉजिट है इसको हम कहते हैं सेकेंडरी डिपॉजिट और डेरिवेटिव डिपॉजिट। क्या कहते हैं इसको? सेकेंडरी और डेरिवेटिव। क्योंकि ये डिपॉजिट कहाँ से डिराइव हुआ? लोन से। क्योंकि ये डिपॉजिट हुआ है क्योंकि हमें लोन मिला है, लोन से ये डिपॉजिट बना है। तो इसीलिए जो डिपॉजिट लोन के चलते होता है उसको हम डेरिवेटिव कहते हैं या सेकेंडरी कहते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी डिपॉजिट डिटरमाइन करेगा कि सेकेंडरी डिपॉजिट कितना हो सकता है। क्योंकि जितना ज़्यादा प्राइमरी डिपॉजिट है, बैंक में जितने लोग पैसे जमा करेंगे, उनके पास सेविंग्स है, जाके सेविंग्स अपनी जमा की, उसी सेविंग से बैंक निकाल के लोन देगा। बात समझ में आ रहा है? तो सेकेंडरी डिपॉजिट जो है वो डिटरमाइन करता है, मतलब उसका डिटर्मिनेशन कौन करेगा? प्राइमरी डिपॉजिट। गॉट इट? हायर द प्राइमरी डिपॉजिट, हायर विल बी द सेकेंडरी डिपॉजिट। तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी डिपॉजिट आपको अपने आंसर में मेंशन करना कंपलसरी है, अदरवाइज आपके मार्क्स कटेंगे। ये दोनों कीवर्ड है। So this is how the entire process has to be understood. I hope this is very clear to everybody. अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ फॉरवर्ड दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डालना, आई विल ट्राई टू आंसर। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको पढ़ लेना अच्छे से, एग्जाम में आएगा। टेक गुड केयर ऑफ़ योर हेल्थ। बाय बाय।